वन संविधान की किस सूची का विषय है? वन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार की सूचियां होती हैं और वन किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वन पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब समवर्ती सूची का विषय है। वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब और किस संशोधन द्वारा डाला गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव की रक्षा और उसके उन्नयन के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A(G) में नागरिकों का कौन सा कर्तव्य बताया गया है? तो इसमें ये नागरिकों के लिए ये कर्तव्य बताया गया है कि पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें, उनके प्रति दया भाव रखें और उनके संरक्षण का प्रयास करें। फॉरेस्ट कवर में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? वनावरण में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर हो तथा उस क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से अधिक हो। वनावरण कितने एवं कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो वनावरण 3 प्रकार के होते हैं, खुला वन ओपन फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट। खुले वन का घनत्व कितना होता है? खुले वन का घनत्व 10% से 40% के बीच होता है और जिस भी वन का घनत्व 40% से 70% के बीच होगा उसे हम मध्यम सघन वन कहेंगे। जिस वन का घनत्व 70% से अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अति सघन वन कहा जाता है, जिसका घनत्व 70% से अधिक होता है। जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस वन क्षेत्र का जहाँ पेड़ पौधे हैं और उसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम है तो उसे वनावरण नहीं बल्कि वृक्षावरण ट्री कवर कहा जाता है। जहाँ क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होगा और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल होगा और 10% से ज़्यादा डेंसिटी होगी वृक्षों की तो उसे कहा जाएगा वृक्षावरण और वो ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत आएगा। वृक्ष किसे कहते हैं? तो जिसकी शाखाएं हों, जिससे लकड़ी प्राप्त हो और जिसका जीवन काल कम से कम 2 वर्ष तक का हो। किसी भूभाग पर मनुष्यों द्वारा वृक्षों को लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को वनीकरण एफॉरेस्टेशन कहते हैं। वृक्षावरण ट्री कवर के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ट्री कवर के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो वन क्षेत्र से बाहर स्थित हों और जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो। वन क्षेत्र से बाहर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले वृक्षीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वृक्षावरण ट्री कवर। कृषि वानिकी किसे कहते हैं? तो वन उत्पाद, वनोपज और कृषि फसलों का मिश्रण करके जो प्रणाली बनाई जाती है उसे कृषि वानिकी कहते हैं। वैदिक काल में विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष में कितने प्रकार के वन पाए जाते थे? 13 प्रकार के। मौर्य काल में वन और कृषि भूमि की प्रशासन की देखरेख कौन करता था? तो मौर्य काल में वन प्रशासन की देखरेख जो करता था उसे कोप्याध्यक्ष बोलते थे। यहाँ उपाध्यक्ष लिखा हुआ है लेकिन होगा कोप्याध्यक्ष। और कृषि भूमि का प्रशासन सीताध्यक्ष देखता था। 1790 में टीपू सुल्तान ने किस उद्देश्य से मैसूर की पहाड़ियों पर पेड़ लगवाए थे? 1790 में टीपू सुल्तान ने मैसूर की पहाड़ियों पर कौन से पेड़ लगवाए थे? तो यूकेलिप्टस के पेड़ लगवाए थे। भारत में पहला चिड़ियाघर कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो ये कलकत्ता में 1854 में। कोलकाता का पहला और भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर कब खुला और उसका नाम क्या था? कोलकाता का पहला और भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर 1854 में खुला था। इसका नाम अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किसे वन अधीक्षक नियुक्त किया और उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने D.T. ब्रैंडिस को वन अधीक्षक नियुक्त किया था, जिन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1865 में और ये वन अधिनियम ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार द्वारा पारित किया गया था। और इसी के बाद भारतीय वन सेवा की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 1867 में, 1867। देहरादून में वन विद्यालय कब स्थापित किया गया? तो 1878 में। देहरादून का वन विद्यालय वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के नाम से। भारत की पहली, दूसरी और तीसरी वन नीति कब जारी हुई? तो पहली वन नीति जारी हुई थी 1894 में, दूसरी 1852 में और तीसरी 1988 में। पहली 1894 में, दूसरी 1952 में, तीसरी 1988 में। और स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो पहली वन नीति 1952 में हुई थी और दूसरी 1988 में। भारतीय वन अधिनियम क्रमशः कब कब पारित हुए थे? तो ये 1865, 1878 और
1927 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के आधार पर ही वनों का ज़्यादातर प्रशासन चलता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कब स्थापित हुआ? तो ये हेली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट के भी नाम से भी जाना जाता है, 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन और कब बने? तो ये थे MD चतुर्वेदी। 1949 में ये भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक बने थे। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व मतलब किसे घोषित किया गया और कब? तो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने और कौन कौन प्रकार से किया गया है? तो 3 प्रकार से किया गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन के अंतर्गत 53% भूभाग आता है, संरक्षित वन के अंतर्गत 29% और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत 15 से 18%। आरक्षित वन क्या है और इसे किस तरह घोषित किया जा सकता है? तो आरक्षित वन सबसे प्रतिबंधित वन होते हैं और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को राज्य सरकार आरक्षित वन के रूप में घोषित कर सकती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का कौन सा अध्याय और धारा आरक्षित वन घोषित करने से संबंधित है? तो अध्याय 3 धारा 20। आरक्षित वन किसके द्वारा घोषित किया जाता है? उसके लिए क्या जारी किया जाता है? तो आरक्षित वन राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है और इसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। आरक्षित वन किस धारा के तहत और किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो आरक्षित वन धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, इसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों के लिए क्या प्रतिबंध है? आरक्षित वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष अनुमति के बिना स्थानीय लोगों का आवागमन निषिद्ध है। आरक्षित वनों के अंतर्गत देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा आता है? तो 60 दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन 53%। राज्य सरकार किस वन भूमि या बंजर भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है? तो राज्य सरकार ऐसी वन भूमि या बंजर भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है जो आरक्षित वन न हो और सरकार की संपत्ति या स्वामित्व में हो। राज्य सरकार किन वन भूमि या बंजर भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है? तो राज्य सरकार ऐसी वन भूमि या बंजर भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है जो आरक्षित वन न हो और सरकार की संपत्ति या स्वामित्व में हो। भारतीय वन अधिनियम 1927 का कौन सा अध्याय संरक्षित वन से संबंधित है? तो भारतीय वन अधिनियम का अध्याय 4, भारतीय वन अधिनियम 1927 का अध्याय 4 धारा 29 संरक्षित वन से संबंधित है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के किस अध्याय और धारा के अंतर्गत राज्य सरकार संरक्षित वन घोषित करती है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अध्याय 4 और धारा 29 के अंतर्गत राज्य सरकार संरक्षित वन घोषित करती है। संरक्षित वन किसके नियंत्रण में होते हैं और स्थानीय लोगों के लिए क्या अनुमति होती है? तो संरक्षित वन सरकार के नियंत्रण में होते हैं और इनमें गंभीर क्षति किए बिना स्थानीय लोगों को वन संसाधनों का उपयोग और पशुचारण की अनुमति होती है। देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है? तो 29%। अवर्गीकृत वनों में वृक्षों की कटाई और मवेशी चराने पर क्या कानूनी प्रतिबंध है? तो अवर्गीकृत वनों में वृक्षों की कटाई और मवेशी चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत 18% भूभाग आता है। अवर्गीकृत वनों का देश के कुल वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 18%। भारतीय वन अधिनियम 1927 में ग्राम वनों से संबंधित प्रावधान किस अध्याय और धारा में है? तो ग्राम वनों से संबंधित प्रावधान अध्याय 3 और धारा 28 में है। यह धारा राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वह किसी आरक्षित वन जो कि अब आरक्षित वन न रहा उस पर वो उसे ग्राम वन घोषित कर सकती है और उसके अधिकार को ग्रामीण समुदाय को सौंप सकती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3 राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की शक्ति देती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 किस विषय से संबंधित है? भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 आरक्षित वन घोषित करने से संबंधित अधिसूचना जारी करने से जुड़ी है
यह राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वह वन अधिकारों से संबंधित दावों का निपटारा होने के बाद किसी क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करे। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अध्याय 2 की धारा 3 क्या अधिकार देती है? तो धारा 3 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी वन भूमि या बंजर भूमि जिस पर सरकार का स्वामित्व या फिर वो सरकार की संपत्ति है उसे आरक्षित वन घोषित कर सकती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 का क्या महत्व है? तो धारा 4 राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया का पहला चरण है। जब राज्य सरकार किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का निर्णय करती है तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है। इसमें उस भूमि की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसका कार्य वन में अधिकारों के दावों की जांच करना होता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 का क्या महत्व है? धारा 5 के अनुसार धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर कोई नया अधिकार अर्जित नहीं किया जा सकता। यह आरक्षित वन बनने की प्रक्रिया के दौरान नए अधिकारों के निर्माण को रोकती है। भारतीय वन अधिनियम की धारा 6 क्या प्रावधान देती है? धारा 6 के अनुसार वन बंदोबस्त अधिकारी को वन भूमि की सीमा में या उससे संबंधित वन उपज पर किसी भी अधिकार के दावेदार को 6 महीने की अवधि के भीतर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करनी होती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 का क्या महत्व है? धारा 20 आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना से संबंधित है और यह प्रक्रिया की अंतिम धारा है जब वन बंदोबस्त अधिकारी अपना सभी दावों की जांच करके उनका निपटारा कर देता है। अधिकारों को स्वीकार करके या समाप्त करके या भूमि अधिग्रहण करके तो राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना जारी होते ही वह भूमि विधिवत आरक्षित वन बन जाती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 आरक्षित वनों में किन कार्यों को प्रतिबंधित करती है? धारा 26 आरक्षित वनों में निम्न कार्यों को प्रतिबंधित करती है, जैसे कि नई सफाई करना, आरक्षित वन में आग लगाना, जलती आग छोड़ देना, बिना अनुमति वृक्ष काटना, इमारती लकड़ी काटना, वन उपज इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, जल में जहर डालना, विष डालना, पशुओं को चराना, अनुमति के विरुद्ध प्रवेश करना। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित वन में उल्लंघन पर कितना जुर्माना है? तो धारा 26 के तहत आरक्षित वन में किसी भी अपराध के लिए जुर्माना 50 से लेकर 500 रुपये तक हो सकता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 किस विषय से संबंधित है? धारा 27 के अनुसार राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी आरक्षित वन को अब आरक्षित न रहने की घोषणा करे। यह घोषणा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दी जाती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 7, जो धारा 6 के बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए था लेकिन अब बहुत कुछ सीक्वेंस में चेंज हो गया है। तो धारा 7 क्या प्रावधान देती है? धारा 7 ये प्रावधान देती है कि वन बंदोबस्त अधिकारी पर यह कर्तव्य डालती है कि वह धारा 6 के तहत जितने भी लोगों ने दावा किया था वन की ज़मीन पे या उसके या किसी वनोपज पे संपत्ति पे, तो उसकी इंक्वायरी करे और लिखित रूप में दर्ज करे। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित वन घोषित करने से पहले अधिकारों का उचित निपटारा हो जाए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 किससे संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन से संबंधित है। इस धारा के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों की योजना और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 किससे संबंधित है? तो ये शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इसके अंतर्गत किसी भी वन्य जीव का शिकार या उसे पकड़ना मारना निषिद्ध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 किससे संबंधित है? तो ये धारा 18 किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह धारा राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वह किसी क्षेत्र में वन्य जीवों और उनके आवास की सुरक्षा के उद्देश्य से अभयारण्य घोषित करने की अधिसूचना जारी कर सके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 का किससे संबंधित है? तो धारा 26 का अभयारण्य के रूप में क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है। यह धारा राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वह किसी ऐसे क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सके जिसके संबंध में धारा 18 के तहत अधिसूचना जारी की गई हो।
दावे करने की अवधि समाप्त हो गई हो, सभी दावों का निपटारा हो चुका हो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 किससे संबंधित है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 35 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना और प्रबंधन से संबंधित है। यह धारा राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वह किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सके और वहाँ वन्यजीवों और उनके आवास की पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 क किससे संबंधित है? धारा 38 क वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में वन्य जीवों और वन संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 क किससे संबंधित है? तो यह केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 क किससे संबंधित है? यह बाघ संरक्षण से संबंधित है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अध्याय 4 की धारा 29 किससे संबंधित है? तो धारा 29 राज्य सरकार के अंतर्गत धारा 29 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी वन भूमि या बंजर भूमि जो आरक्षित वन न हो उसे संरक्षित वन घोषित कर सकती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अध्याय 4 की धारा 32 किससे संबंधित है? तो धारा 32 के अंतर्गत राज्य सरकार संरक्षित वनों के लिए नियम बनाने का अधिकार रखती है। इसके तहत संरक्षित वनों के वृक्ष, लकड़ी, वनोपज और उनके उपयोग से संबंधित नियम बनाए जाते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 किससे संबंधित है? धारा 20 आरक्षित वन धारा 20 के तहत आरक्षित वन की घोषणा की जाती है और इस आरक्षित वन की घोषणा और अधिसूचना से ये संबंधित है। इसके तहत राज्य सरकार वन अधिकारों के दावों का निपटारा करने के बाद किसी भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है और अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करती है धारा 20 के तहत। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 किससे संबंधित है? तो धारा 29 संरक्षित वन की घोषणा से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी वन भूमि या बंजर भूमि जो आरक्षित वन न हो उसे संरक्षित वन घोषित कर सकती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 किससे संबंधित है? तो धारा 28 ग्राम वन से संबंधित है। यह धारा राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वह किसी आरक्षित वन किसी आरक्षित वन के प्रति या उस पर सरकार के अधिकारों को किसी ग्राम समुदाय को सौंप सके। भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो यह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी तक हम लोग देख रहे थे संरक्षित वन, आरक्षित वन। अब देखेंगे संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। संरक्षित क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख प्रकार आते हैं? संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र या कम्युनिटी रिजर्व शामिल होते हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है? तो संरक्षित क्षेत्र व्यापक होता है, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि, और संरक्षित वन वन की एक विशिष्ट कानूनी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य लक्ष्य क्या है? संरक्षित क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य ये होता है जैसे बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र का उच्चतम संरक्षण, और संरक्षित वन में ये होता है कि वन संसाधनों के क्षरण को रोकना। मानव गतिविधि यहाँ कैसी हो सकती है? तो संरक्षित क्षेत्र में बहुत सख्त प्रतिबंध है और संरक्षित वन में कुछ शर्तों के साथ सीमित अनुमति यहाँ मिलती है। कानूनी आधार क्या है? संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत और संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत। सारांश क्या है कि संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान देता है। संरक्षित वन वन संसाधनों के सरकारी नियंत्रण और सीमित उपयोग पर। भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या, उनका कुल भौगोलिक क्षेत्र में योगदान कितना है? तो भारत में कुल संरक्षित क्षेत्र 1134 है और जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 5.69% है। भारत में कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या, उनकी श्रेणियां क्या हैं? तो भारत में कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 1134 है। यहाँ पे 1034 लिखा हुआ है लेकिन वह 1134, जिनमें 107 नेशनल पार्क, 574 वन्यजीव अभयारण्य, 145 संरक्षण रिजर्व और 310 कम्युनिटी रिजर्व। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है?
तो वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य उद्देश्य होता है कि जानवर की प्रजातियों का संरक्षण होता है। यहाँ कुछ मानवीय गतिविधियाँ भी यहाँ हो सकती हैं सीमित रूप से, जिनकी अनुमति होती है, जैसे लकड़ी काटना, मामूली वन उत्पाद इकट्ठा करना। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे पूरा ध्यान होता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर। वन्य जीवों के साथ साथ वनस्पति और प्राकृतिक संसाधन भी संरक्षित होता है। यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप और निजी अधिकारों पर सख्त प्रतिबंध। अभयारण्य की तुलना में यहाँ पे नियम कड़े होते हैं। वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किस धारा के तहत की जाती है? तो वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत यहाँ अधिसूचना आती है, और फाइनली धारा 26 क के तहत इसका गठन किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य की अंतिम घोषणा किस धारा के तहत की जाती है? तो वन्य जीव अभयारण्य की अंतिम घोषणा राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 क के तहत या 26(26)(a) के तहत की जाती है। भारत में वन्य जीव अभयारण्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, कितना प्रतिशत है ये? तो भारत में वन्य जीव अभयारण्य लगभग 3.73% क्षेत्रफल को कवर करता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है? तो ये 1.35। और कुल संरक्षित क्षेत्र कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल को कवर करता है? 5.69। राज्य सरकार किस क्षेत्र को संरक्षित रिजर्व घोषित कर सकती है? तो राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े संलग्न क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती है। राज्य सरकार किस क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती है? तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े संलग्न क्षेत्रों को। संरक्षण रिजर्व किस उद्देश्य और प्रावधान के तहत बनाए जाते हैं? तो संरक्षण रिजर्व मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के बीच बफर जोन या कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। भूमि का स्वामित्व पूरी तरह से सरकार की संपत्ति होती है। ये प्रबंधन इनका कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ किया जाता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36(a) के तहत इनका गठन किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो ये हैं 145। कम्युनिटी रिजर्व 310, वन्य जीव अभयारण्य 574, राष्ट्रीय उद्यान 107। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जिनमें समृद्ध बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद होता है और उद्देश्य होता है संपूर्ण जैव विविधता का संरक्षण करना, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में किसी जीव की एक प्रजाति का संरक्षण करना। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां कब और किसकी अनुमति से की जा सकती हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां केवल राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की विशेष अनुमति पर ही की जा सकती है। और अनुमति मिलने वाली गतिविधियां में आमतौर में क्या होती हैं? जैसे कि वन्य जीव प्रबंधन के लिए अनुमति मिल सकती है, रिसर्च के लिए, साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, टूरिज्म के लिए, जो पार्क के संरक्षण के उद्देश्य के अनुकूल हो, टूरिज्म के लिए। राष्ट्रीय उद्यान में किन गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है? तो बस्तियों की बसावट, पशु चराना, ईंधन संग्रह, शिकार, परंपरागत गतिविधियां जो वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। केंद्र सरकार किन शर्तों पर वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है? तो सामान्यतः राज्य सरकार ही करती है, लेकिन केंद्र सरकार भी कर सकती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत शर्त यह है कि राज्य सरकार केंद्र को हस्तांतरित कर दे स्वामित्व का अधिकार, और केंद्र सरकार संतुष्ट होगी पारिस्थितिकी और वन्यजीव वनस्पति का वहाँ ऐसी वो महत्व के हैं और उनका संरक्षण आवश्यक है। और वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा केंद्र सरकार धारा 38(1) के तहत करती है और राष्ट्रीय उद्यान की धारा 38(2) के तहत। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(1) के तहत केंद्र सरकार वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती है और 38(2) के तहत नेशनल पार्क की घोषणा कर सकती है। किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए पहले क्या आवश्यक है? धारा 18 के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 78 के तहत, धारा 18 के तहत राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है वन्यजीव अभयारण्य के लिए या फिर राष्ट्रीय उद्यान जो भी हो। और अगर अंतिम रूप से घोषणा ये वन्यजीव अभयारण्य के लिए धारा 26(a) के तहत होती है और राष्ट्रीय उद्यान के लिए धारा 35 के तहत। इसमें जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होता है उसकी सिफारिश या अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने से पहले क्या करना जरूरी होता है? तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति लेनी जरूरी होती है। अगर उस क्षेत्र में जलीय जीव हों तो भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से भी अनुमति लेनी होती है। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? तो यह किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अधिकृत होता है, अधिकृत क्षेत्र होता है जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व में शामिल नहीं होता। राज्य सरकार इसे जीव जंतु एवं जैव जंतु एवं समुदाय संरक्षण के लिए कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकती है। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कौन सा है और कहाँ है? तो यह है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। समुद्री संरक्षित क्षेत्र मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? तो ये वो समुद्री क्षेत्र होता है जिससे समुद्री संसाधन, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए आरक्षित या प्रबंधित किया जाता है। यहाँ मानवीय गतिविधियाँ जैसे मछली पकड़ना, खनन सीमित या प्रतिबंधित होती हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य शामिल हैं? तो 33 राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। भारत में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया किस कानून के तहत अधिसूचित किए जाते हैं? तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं। भारत की समुद्री सीमा को किन मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत की समुद्री सीमा आधार रेखा से नापी जाती है। मुख्यतः 3 हिस्से में बांटी गई है। प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल सी, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार होता है इसमें। संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक सीमा शुल्क, राजकोषीय आव्रजन मतलब इमिग्रेशन और स्वच्छता कानून लागू करने का अधिकार होता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत को संसाधन शोषण, संरक्षण, प्रबंधन और अनुसंधान का अधिकार है। भारत में वे विशेष क्षेत्र और पादप समूह क्या हैं जिन्हें लोगों की आस्था और परंपरा के कारण संरक्षित किया जाता है? तो ऐसे क्षेत्र और पौधों का समूह स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण संरक्षित किए जाते हैं। इन्हें पवित्र वन या सेक्रेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? इन्हें किसके द्वारा नामित किया जाता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। ये क्षेत्र स्थानीय, तटीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित होते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत और इसका इतिहास क्या है? तो 1968 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल सम्मेलन आयोजित किया गया। 1971 में इसके परिणाम स्वरूप मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया। 1975 में इस कार्यक्रम के तहत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना पेश की गई। बायोस्फीयर रिजर्व को किन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और उनके उद्देश्य क्या हैं? तो कोर, बफर और ट्रांजिशन। कोर जो होता है सबसे संरक्षित क्षेत्र, मानवीय गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित। बफर जोन में होता है कि जो कोर जोन के चारों ओर होता है और सीमित अनुसंधान और पर्यटन की अनुमति होती है। ट्रांजिशन में होता है बाहरी क्षेत्र, स्थानीय समुदायों के साथ सतत और आर्थिक गतिविधियां होती हैं यहाँ। बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन में कौन कौन सी गतिविधियां की अनुमति होती है और किसे प्रवेश मिलता है? तो कोर जोन सबसे संरक्षित है, केवल सरकारी कर्मी और जो भी शोधकर्ता हैं वो प्रवेश कर सकते हैं, उन्हें अनुमति होती है। मानवीय गतिविधियां यहाँ पे ये होती हैं कि शिक्षा और शोध कार्य अनुमति से किए जा सकते हैं यहाँ पे। बायोस्फीयर रिजर्व का बफर जोन होता है कोर जोन के चारों ओर। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और पशुपालन जैसी सहायक गतिविधियों के लिए होता है यहाँ। बायोस्फीयर रिजर्व का ट्रांजिशन जोन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बाहरी क्षेत्र होता है। इसका उद्देश्य होता है स्थानीय समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और सतत आर्थिक विकास और विकासात्मक योजनाएं। भारत में अब तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? अब तक 18। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो अचानकमार अमरकंटक, अगस्त्यमाला, देहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, मानस, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरबन, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम पहाड़ियाँ, पन्ना। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के विश्व नेटवर्क में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं? तो 12। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के विश्व नेटवर्क में शामिल भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो अचानकमार अमरकंटक, अगस्त्यमाला, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरबन और पन्ना। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर
कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और कब शामिल हुआ? तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 2000 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में है और 2020 में इसे शामिल किया गया। वैसे अब एक बायोस्फीयर रिजर्व बढ़ चुका है, तो अब 13 हैं यूनेस्को की भारत की तरफ से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की सूची में है। तो 13वां है भारत का सबसे नया 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल किया गया। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है और गुजरात में स्थित है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, और नोकरिक सबसे छोटा है, जो मेघालय में है। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे छोटा कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा, इसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। नोकरिक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में के 13 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, और ये सबसे छोटा है। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित हुआ? और भारत ने इसे कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया? और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कब शामिल हुआ? तो भारत ने इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, और यूनेस्को द्वारा 27 सितंबर 2025 को ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। WNBR का मतलब है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को भारत और यूनेस्को की सूचियों में कब शामिल किया गया? तो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2000 में, यूनेस्को के WNBR में जुलाई 2018 में, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2016 में मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में जगह दी गई है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन का कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीव अभयारण्यों के आसपास शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करना, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना। इको सेंसिटिव जोन किस कानून के तहत घोषित किए जाते हैं? ये किस तरह का कार्य करते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्य है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करना, जिससे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे। इको सेंसिटिव जोन किस प्रावधान के तहत अधिसूचित किए जाते हैं? कौन अधिसूचना जारी करता है? प्रावधान है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत, और अधिसूचना कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार का मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा किस वन्यजीव कार्य योजना में शामिल की गई? तो द्वितीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, जो 2002 से 16 तक चली थी। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का सुझाव किसने दिया था? तो द्वितीय कार्य योजना के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है कि संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर की भूमि को एक इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया जाए। इको सेंसिटिव जोन की सामान्य चौड़ाई कितनी होती है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैला होता है। यह एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है और मानवीय गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। इको सेंसिटिव जोन की चौड़ाई हमेशा 10 किलोमीटर क्यों नहीं होती? तो कुछ शहरी या सघन आबादी वाले क्षेत्रों में यह 10 किमी से कम हो सकती है। कुछ जगहों पर महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों या संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों के कारण 10 किमी से अधिक भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में इको सेंसिटिव जोन के संबंध में क्या आदेश दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने हर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर का अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन बनाने का आदेश दिया, जिसमें खनन जैसी निश्चित गतिविधियां नहीं हो सकती। अप्रैल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के संशोधन का मुख्य बिंदु क्या था? उसमें यह था कि यह अनिवार्य है कि 1 किलोमीटर का जो इको सेंसिटिव जोन बना के रखना है, ये नियम उन क्षेत्रों पे लागू नहीं होता जहाँ पर
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहले से ड्राफ्ट या फाइनल अधिसूचना जारी कर चुका हो। इको सेंसिटिव जोन की का कानूनी आधार क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका कानूनी आधार है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत यह अधिसूचित किया जाता है और यह कार्य पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में इको सेंसिटिव जोन के लिए क्या आदेश दिया कि हर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन अनिवार्य है। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधन किया अपने डिसीजन में। उसमें यह था कि पहले से अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन वाले क्षेत्रों पर 1 किलोमीटर का नियम लागू नहीं होगा। इको सेंसिटिव जोन का कानूनी आधार और जिम्मेदार मंत्रालय कौन है? कानूनी आधार है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की 1986 की धारा 3 और मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इको सेंसिटिव जोन के बारे में की पॉइंट, इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर शॉक ऑब्जर्वर या बफर जोन सामान्य चौड़ाई 10 किलोमीटर और लेकिन कम या अधिक हो सकती है। कानूनी आधार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 3 और मिनिस्ट्री है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जून 2022 में हर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होगा अनिवार्य रूप से। अप्रैल 2023 में इसने डिसीजन को चेंज किया और इसमें कहा गया कि पहले से अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन पर 1 किलोमीटर का नियम लागू नहीं होगा और जो 10 किलोमीटर वाला है वो एज इट इज़ रहेगा। इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां, यहाँ पे व्यावसायिक खनन पूरी तरह से मना है, प्रदूषणकारी उद्योग मना है, आरा मिलें यहाँ नहीं लग सकती और मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं इस क्षेत्र में नहीं शुरू की जा सकती। लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता और खतरनाक पदार्थ और किसी प्रकार के रसायन या अपशिष्ट का यहाँ पे निपटारा नहीं किया जा सकता। इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित गतिविधियाँ, व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, आरा मिलें, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, जंगल की लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, खतरनाक रसायन और अपशिष्ट का उत्पादन या निपटान। इको सेंसिटिव जोन में कौन सी गतिविधियां अनुमति के साथ की जा सकती हैं? तो यह है पेड़ों की कटाई केवल अनुमति के साथ, होटल और रिजॉर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, ग्राउंड वाटर सहित विद्युत केबलों का लगाना, कृषि प्रणाली में बड़े बदलाव जैसे भारी या तकनीकी या अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग, सड़कों का चौड़ीकरण। इको सेंसिटिव जोन का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधे और जीवों का संरक्षण हो। इन क्षेत्रों में संरक्षित प्रजातियों और उनके आवास को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। इन सीटू संरक्षण या कंजर्वेशन क्या है, इसके मुख्य उदाहरण क्या है? इन सीटू का अर्थ है कि पौधों और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना, यानी जहाँ वे जन्म लेते हैं और प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मुख्य उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन। एक्स सीटू संरक्षण क्या है? एक्स सीटू संरक्षण है किसी जीव या पौधे की प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी सुरक्षित और नियंत्रित स्थान पर ले जाकर संरक्षित करना। इसके उदाहरण क्या है? बोटेनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, जीन बैंक, अल्पसंख्यक संरक्षण केंद्र। इन सीटू संरक्षण क्या है? इसे जैव विविधता संरक्षण के लिए बेहतर क्यों माना जाता है? तो इन सीटू संरक्षण का अर्थ है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना। बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक प्रजाति की नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवों के आपसी संबंध सुरक्षित रहते हैं। जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में अनुकूल रहते हैं वहाँ और विकास कर सकते हैं। आनुवंशिक विविधता बनी रहती है, किफ़ायती और सुविधाजनक होता है। बड़े पैमाने पर कृत्रिम रखरखाव की यहाँ जरूरत नहीं होती। सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ, स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों से संबंध बने रहते हैं। मुख्य एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। एक्स सीटू संरक्षण भी महत्वपूर्ण है, खासकर लुप्तप्राय प्रजातियों या नष्ट हो चुके आवास के लिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन घोषित करने की प्रक्रिया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 वन क्षेत्र की कानूनी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए नियम बनाता है। आरक्षित वन में क्या होता है कि सबसे कठोर संरक्षण होता है। किसी प्रकार की भी मानव गतिविधि, चराई, लकड़ी कटाई के लिए अधिकारी से अनुमति जरूरी है। घोषणा से पहले फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा सभी दावों की जांच होती है। संरक्षित वन में होता है कि नियम थोड़े कम कठोर होते हैं। सीमित गतिविधियां जैसे पशुचारण, लकड़ी इकट्ठा करना, कुछ शर्तों के साथ इनकी अनुमति होती है। और राज्य सरकार द्वारा भी ये भी अधिसूचित किए जाते हैं। ग्राम वन होता है स्थानीय समुदायों के लिए। ग्रामीणों की भागीदारी इसमें रहती है प्रबंधन में। संरक्षित वन या आरक्षित वन की तुलना में अधिक लचीला और सामाजिक। आरक्षित वन और संरक्षित वन में क्या अंतर है? आरक्षित वन
में प्रतिबंध बहुत ज़्यादा होता है। शिकार करने पे, पशुचारण पे, वन संसाधनों का उपयोग पूरी तरह मना होता है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और प्रबंधित होता है। भारत में कुल वन क्षेत्र का 54% हिस्सा आरक्षित वन है। कानूनी आधार इसका क्या है? भारत वन अधिनियम 1927 का अध्याय 2 की धारा 20। संरक्षित वन कुछ मानव गतिविधियां सीमित रूप से यहाँ पे इनकी अनुमति होती है। शिकार और चराई पर कोई सख्त रोक नहीं होती है। वन संसाधनों या उत्पादों का आंशिक उपयोग यहाँ संभव होता है। निष्कर्ष यह है कि आरक्षित वन में नियम सख्त हैं, जबकि संरक्षित वन में कुछ नियंत्रित उपयोग की अनुमति होती है। संरक्षित वन किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्या होता है? तो संरक्षित वन वह वन क्षेत्र है जिसे राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। यह आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि पर बनाया जा सकता है जिस पर सरकार का स्वामित्व हो। भारत में कुल संरक्षित वन का कितना हिस्सा है? संरक्षित वन कितना, मतलब क्या इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 29% हिस्सा जो है संरक्षित वन के रूप में आता है। ये राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। आरक्षित वनों की तुलना में कम कठोर नियम के द्वारा ये संचालित होते हैं। संरक्षित वनों का आगे क्या हो सकता है? तो संरक्षित वनों को आगे चलकर बाद में वन्यजीव अभ्यारण्य और उससे भी आगे चलकर उन्हें राष्ट्रीय उद्यान बनाने की संभावना होती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संरक्षित वनों का प्रावधान किस अध्याय में है? तो संरक्षित वन का प्रावधान अध्याय 4 में है। भारत में आरक्षित वनों और संरक्षित वनों को किस रिपोर्ट के आधार पर कुल वनावरण वृक्षावरण के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो भारत में आरक्षित वनों और संरक्षित वनों को भारतीय वन सर्वेक्षण ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर कुल वनावरण और वृक्षावरण के अंतर्गत दर्शाया जाता है। हाल ही में भारत में किन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन मिला है? इसके साथ कितने ब्लू फ्लैग समुद्र तट भारत में हो गए हैं? तो हाल ही में लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग मिला है। इनके शामिल होने के बाद भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हो गए हैं। भारत के कुल 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट कौन कौन से हैं? तो ये हैं शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव में, कासरगोड कर्नाटक में, पदुबिद्री कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, गोल्डन ओडिशा में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, राधानगर अंडमान निकोबार में, ईडन पुदुचेरी में, कोवलम तमिलनाडु में, मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप में, कदमत बीच लक्षद्वीप में। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन देता है और किस आधार पर दिया जाता है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल उन समुद्र तटों, मरीनाओं और टिकाऊ नौकायन पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है जो जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा, सुरक्षा सेवाओं सहित 33 कड़े मानदंडों को पूरा करते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के किस अध्याय में आरक्षित वन का प्रावधान है? भारतीय वन अधिनियम 1927 के अध्याय 2 में आरक्षित वन का प्रावधान है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार क्या कर सकती है? धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को जो सरकार की संपत्ति है आरक्षित वन घोषित कर सकती है। राज्य सरकार आरक्षित वन की अंतिम घोषणा किस प्रकार करती है? किस धारा के अंतर्गत? राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी वन को अंतिम रूप से आरक्षित वन घोषित करती है। यह प्रावधान धारा 20 के अंतर्गत आता है। आरक्षित वन में किन गतिविधियों पर बिना अनुमति प्रतिबंध है? तो पशुचारण, लकड़ी काटना, सफाई, वृक्ष गिराना, पत्थर खुदाई, शिकार, मछली पकड़ना, आग लगाना, ये सारी गतिविधियां बिना अनुमति के प्रतिबंधित हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 के तहत क्या किया जा सकता है? धारा 27 के तहत राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग अब आरक्षित वन रहेगा या नहीं, मतलब नहीं रहेगा। संरक्षित वन का प्रावधान भारतीय वन अधिनियम 1927 के किस अध्याय में दिया गया है? तो अध्याय 4 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार किन भूमियों को संरक्षित वन घोषित कर सकती है? तो धारा 29 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी वन भूमि या बंजर भूमि जो आरक्षित वन न हो पर सरकार की संपत्ति हो उसे संरक्षित वन घोषित कर सकती है, अर्थात सरकार की मालिकियत या वाली वन भूमि या बंजर भूमि।